नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अव्यय, निपात और वाच्य के बारे में। ये आपके हिंदी और संस्कृत में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से कुछ एक टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है अव्यय। समझते हैं कि अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो जैसा कि एक ही चीज़ है दोनों, चाहे हम अव्यय कह लें चाहे हम अविकारी शब्द कह लें, तो इसकी जो शब्द है उससे ही पता चल रहा है अविकारी शब्द, यानी ऐसा शब्द या ऐसे शब्द जिनमें किसी भी तरीके का कोई विकार उत्पन्न ना हो किसी के भी कारण। ठीक, तो वो शब्द अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाता है, जिसमें किसी भी लिंग या ही स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, कोई भी वचन हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई भी कारक हो, इन सब के कारण कोई परिवर्तन ना हो तो वो शब्द अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहलाता है। ये शब्द जो होते हैं ये हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं। अब अगर हम इनके उदाहरणों की बात करें तो इसके उदाहरणों में आता है जैसे आज, कल, कब, परंतु आदि। तो ऐसे शब्द जो भी होते हैं वो हम किसी भी लिंग के साथ उपयोग करें, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, आज का मतलब आज ही रहता है। वह आज विद्यालय जाएगी या वह आज विद्यालय जाएगा। तो आज में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई परिवर्तन नहीं होता, कर्ता के लिंग के हिसाब से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है कि वो पुरुष है या स्त्री। वचन एक वचन हो या बहुवचन हो, उससे भी इन शब्दों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सभी शब्द अपरिवर्तित रहते हैं। इसी कारण इन शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है, और इनके उदाहरण ये हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो अव्यय के प्रकार आते हैं कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपके अव्यय होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। अब इन 5 प्रकारों के जो नाम हैं वो है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, और लास्ट है आपका निपात। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, तो उसकी क्रिया है कि वह विद्यालय जाती है, और क्रिया की विशेषता है कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो इस जगह पर जो प्रतिदिन शब्द है वो आपका एक क्रिया विशेषण शब्द है। तो क्रिया विशेषण शब्द आपके उसके उदाहरण यहाँ पर हैं। मैं आपको जूम करके बताती जाती हूँ कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण शब्दों की, ठीक, तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आपके यही उदाहरण आ जाएंगे। प्रतिदिन, तेज, वह बहुत तेज दौड़ता है, धीरे धीरे, वृद्धावस्था में व्यक्ति धीरे धीरे चल पाता है, कल, नीचे, इधर उधर, आगे, उतना, खूब, फटाफट। तो ये सारी आपकी क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रकार है इसमें समुच्चय बोधक, ठीक, यानी कि जो समुच्चय बनाने का कार्य करे। यदि उसने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। श्याम और मोहन आज आभूषण खरीदने मार्केट जाएंगे या बाजार जाएंगे, इसलिए, एवं, ताकि, ये सारे शब्द आपके समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं।
आगे हम बात करें संबंध बोधक शब्दों की, तो संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं बाद, मर, और, कारण और के ऊपर। ये सारे आपके संबंध बोधक शब्द हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें अगले प्रकार की, तो वो है विस्मयादि बोधक। हाय, अरे, वाह, हाय, ये सारे शब्द आपके विस्मयादि बोधक शब्द हैं, जो कि विस्मय यानी आश्चर्य प्रकट करते हैं। किसी भी प्रकार का हर्ष, किसी भी प्रकार का शोक, ये सारी चीज़ें विस्मयादि बोधक शब्दों के अंतर्गत आती हैं और इनसे ये प्रकट होती हैं। अब लास्ट प्रकार है इसमें आपका निपात। तो निपात में आपके उदाहरण हैं ही, भी, तो। ठीक है, यानी उसने ही यह कार्य किया, भी, वह भी साथ जाएगा, तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो निपात शब्द कहलाते हैं। अब अगर निपात की परिभाषा, जैसे अन्य जो आपके प्रकार अभी बताए गए उनके बारे में आप भली भांति परिचित हैं, जैसे क्रिया विशेषण, आप इसकी परिभाषा जानते हैं, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द, समुच्चय बोधक, समुच्चय बनाने वाले शब्द, संबंध बोधक, जैसे बाद, भर, और, कारण के ऊपर, ये संबंध बताते हैं, संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि आश्चर्य प्रकट करने वाले। अब अगर बात आती है निपात की, तो हो सकता है आपको निपात में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, कोई संशय हो दिमाग में, तो मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि निपात क्या होता है। निपात वे शब्द होते हैं जो आपके वाक्य पर, क्रिया पर बल देते हैं। देखिए इसकी परिभाषा है, ये है जो मैं भी आपको समझाती हूँ। निपात का कार्य शब्द समूह में बल प्रदान करना होता है, कि जो भी आपका शब्द समूह, यानी शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो वाक्य को जो बल प्रदान करे वो शब्द आपके निपात शब्द कहलाते हैं या निपात कहलाते हैं। जैसे रमेश भी दिल्ली जाएगा। ठीक, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कह देते कि रमेश दिल्ली जाएगा, तो ये एक साधारण वाक्य हो जाता है, इसमें कहीं किसी निपात का यूज़ नहीं हुआ था। लेकिन इसी जगह हमने कह दिया रमेश भी दिल्ली जाएगा, का मतलब ये हो गया कि रमेश के साथ कोई और भी जाएगा, यानी रमेश किसी और के साथ जाएगा, रमेश भी दिल्ली जाएगा, तो हमने इस पर जोर दे दिया, बल दे दिया। तो जहाँ पर शब्द समूह में, वाक्य में बल प्रदान हो जाता है, बल दे दिया जाता है, कही जाने वाली बात पर बल दिया जाए, किए जाने का वाले कार्य पर बल दिया जाए, तो वो शब्द आपका निपात कहलाता है, जिस शब्द से बल प्रकट होता है। तो यहाँ पर भी शब्द से बल प्रकट हो रहा है, तो भी शब्द आपका निपात शब्द है। एक सेंटेंस देकर, आपसे 4 ऑप्शंस देकर पूछा जा सकता है कि दिए हुए वाक्य में निपात क्या है, तो आप तभी इसमें खोज पाएंगे जब आपको इसके अर्थ के बारे में जानकारी होगी। तो यहाँ पर भी शब्द आपका एक निपात शब्द है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख अव्ययों के बारे में, कि कुछ प्रमुख अव्यय आपकी हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो प्रमुख अव्यय हैं जैसे यदा, जब, कदा, कब, ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ ही मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। अगला है इदानीम, इस समय, संप्रति, अब या इन दोनों, तदा, तब, सर्वदा, हमेशा, अधुना, अब या आजकल, अद्य, आज, हयः मीन्स बीता हुआ कल, स्व मीन्स आने वाला कल होता है। उसके बाद है एशम, इस साल, सायं संध्या, नक्तम रात, चिरम देर से, कदाचित कभी, स्व आने वाला कल, परश्वः परसों। नेक्स्ट है एकदा, एक बार, यत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सब जगह, आरत पास या दूर, तत् वहाँ से। तो ये कुछ आपके प्रमुख अव्यय शब्द हैं जो अक्सर वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाच्य, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। वाच्य, वाच्य क्या है
और वाच्य में परिवर्तन कैसे होता है। तो वाच्य से संबंधित भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपने अगर संस्कृत भाषा ऑप्ट किया हुआ है तो वहाँ पर आपसे वाच्य से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। साथ ही साथ वाच्य परिवर्तन से संबंधित शब्द भी पूछे जाते हैं। जो आपसे क्वेश्चंस होते हैं वाच्य परिवर्तन से संबंधित वो भी पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको पता है कि वाच्य आपके जो 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो वाच्य परिवर्तन के संबंध में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वाच्य परिवर्तन किस तरीके से किया जाता है, क्या चीज़ें याद रखी जाती हैं। जैसे कि आप इंग्लिश में बदलते हो वॉइस, तो उसी तरीके से आपके ये वाच्य होते हैं, आपको कैसे बदलना होता है। कुछ नियम विशेष होते हैं जिनके द्वारा हम इन्हें बदलते हैं। आज अभी हम इस वीडियो में टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि सिर्फ समझेंगे कि वाच्य क्या है, क्योंकि अगर इसी में हम वाच्य परिवर्तन भी समझेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वाच्य परिवर्तन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वाच्य क्या है। तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा यह पता लगे कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव, इन तीनों में से किसकी प्रधानता है, उसे हम कहते हैं वाच्य। ठीक। अब अगर हम प्रकारों की बात करें तो वाच्य 3 प्रकार के हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कृतवाच्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो कृतवाच्य यानी जहां कर्ता की प्रधानता हो, जहां कर्ता प्रधान हो। जब क्रिया कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलती है, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने का, उसके एक वचन बहुवचन द्विवचन होने का, उसके प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के होने का असर क्रिया पर पड़ता है, तो वहाँ पर कृतवाच्य होता है, क्योंकि वहाँ कर्ता प्रधान होता है। तो कर्ता की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनका असर जब क्रिया के ऊपर पड़ने लगे, होने वाली क्रिया के ऊपर कर्ता का प्रभाव पड़े, वहाँ पर कृतवाच्य होता है। ठीक। यानी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब अगर चेंज होने लगे तो वहाँ पर आपका कृतवाच्य हो जाएगा। जैसे लड़का जाता है, अगर इसी जगह हम वचन बदल दें, बहुवचन कर दें, तो हो जाएगा लड़के जाते हैं। अब हम ये नहीं लिख सकते कि लड़के जाता है, ऐसा नहीं लिख सकते। हम क्रिया को बदलेंगे, जाता को तुरंत जाते कर देंगे। तो लड़के जाते हैं और लड़कियां जाती हैं। जाता, जाते और जाती, ये तुरंत बदल गए। किसके अकॉर्डिंग? आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यही चीज़ है कि इसमें क्या हो गया, जो क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से बदल रही है, तो यही आपका कृतवाच्य होगा। यानी यहाँ पर आपका जो कर्ता है वो प्रधान है, इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। तो कृतवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, कई एग्जाम्स में ये देखा गया है कि आपसे ये पूछा गया है कि जो कर्मवाच्य, जो आपका कृतवाच्य होता है, उसमें कर्ता पद किस विभक्ति में होता है। तो आपको याद रखना है कि जो कृतवाच्य है उसमें आपका जो कर्ता पद है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। हमेशा याद रखिए कि प्रथमा विभक्ति ही आपको टिक करनी है। अब बात आती है कर्मवाच्य के बारे में। तो कर्मवाच्य क्या है? कर्म जहां पर प्रधान हो वो होगा कर्मवाच्य। जब क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर लिंग वचन और पुरुष के अनुसार पड़ता है तो वहां पर आपका कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक। तो कर्म पर जब असर पड़ने लगे, क्रिया का फल कर्ता के हिसाब से ना बदलकर जब कर्म के हिसाब से बदलने लगे तो कर्म प्रधान हो जाता है और वहाँ पर कर्मवाच्य हो जाता है। मैंने रोटी खाई, तो इसमें जो कर्म है वो है रोटी। ठीक। क्रिया कर्म के हिसाब से ही बदली कि मैंने रोटी खाई। हम ये नहीं लिख सकते कि मैंने रोटी खाया, नहीं, रोटी हमने देखा,
स्त्रीलिंग में आ रहा है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हमने खाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता से हटकर हम कर्म पर चले गए, तो यहाँ पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जो आपका जैसे कृतवाच्य में था कि कर्ता पद प्रथमा विभक्ति में होता था, उसी तरीके से कर्मवाच्य में कर्ता पद हमेशा तृतीया विभक्ति में होता है। ये आप याद रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्मवाच्य में कर्ता पद तृतीया विभक्ति का होता है। आगे हम बात करते हैं भाववाच्य की। तो नाम के हिसाब से यही चीज़ हो जाती है कि जहाँ पर भाव की प्रधानता हो वो भाववाच्य हो जाएगा। तो जब क्रिया, कर्ता एवं कर्म दोनों से मुक्त हो जाए और भाव पर चली जाए, ना ही कर्म का असर पड़े ना ही कर्ता का असर पड़े क्रिया पर, तो वहाँ पर आपका भाववाच्य हो जाता है। जब कर्ता, कर्म और कर्ता क्रिया दोनों मुक्त हो जाएं, वहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। जैसे मुझसे टहला भी नहीं जाता, भाव कि मुझ में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि मुझसे टहला भी जा सके। चलना दौड़ना तो दूर की बात है, तो सामर्थ्य यहाँ पर आ गया, एक भाव आ गया। तो यहाँ पर क्रिया यानी कि टहलना यही प्रधान हो गया कि मुझसे क्या नहीं किया जा रहा, टहला भी नहीं जा रहा, टहलने का कार्य भी मुझसे नहीं हो रहा। तो भाव यहाँ पर प्रधानता आ गई, ना ही इसमें आपको कर्म मिल रहा है, ना ही कर्म की प्रधानता दिख रही है, ना ही इसमें आपको क्रिया की प्रधानता दिख रही, ना ही इसमें आपको किसी तरीके के कर्ता की प्रधानता दिख रही है। भाव की प्रधानता है, इसलिए ये भाववाच्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका वाच्य। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपका अव्यय, निपात और वाच्य। नेक्स्ट वीडियो में हम वाच्य परिवर्तन क्या है, कैसे किया जाता है, कैसे बदला जाता है, उसके क्या नियम हैं, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को कर देना है लाइक और कर देना है शेयर। और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमारे स्पेशल ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को दे सकते हैं एक नया आयाम। आपको सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करना है, आपको कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है अपना नाम और अपने एग्ज़ाम की डिटेल के साथ। हम आपको रिप्लाई करेंगे कि आपको कैसे हमारे साथ जुड़ना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, टॉपिक करूँगी डिस्कस आगे का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।